हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। हमारी जो पोइम चल रही थी वो थी फायर सरमन, द थर्ड पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड। तो आगे देखिए, हम बात कर रहे थे इस पोइम की। तो आगे है ट्वीट ट्वीट ट्वीट, जुग 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 जुग, सो रूडली फोर्स्ड टेरेव। यानी ट्वीट ट्वीट ट्वीट, जुग 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 जुग, इतनी बहरे मुंह से टेरेव को मजबूर किया। तो इस लाइन का कहने का मीनिंग क्या है, देखिए। This passage is repetition of the allusion to the story of Philomela। आपने जो सेकंड पार्ट था इसका, गेम ऑफ चेस, इसमें फिलोमेला की स्टोरी सुनी। फिलोमेला को किस तरीके से वो नाइटिंगेल बन जाती है और उसके साथ उसका जो ब्रदर इन लॉ होता है वो उसके साथ रेप करता है और बाद में जो अपोलो गॉड होता है उसको नाइटिंगेल बना देता है। तो that appears in section second game of chess. It supports the major theme in this section, the spiritual debasement in modern life। आज की मॉडर्न लाइफ के अंदर जो स्पिरिचुअल डिबेसमेंट आ गया है, ड्रिवन बाय लस्ट एंड सेल्फिश डिजायर्स, यानी लस्ट और सेल्फिश डिजायर के कारण ये जो स्पिरिचुअल डिबेसमेंट आ गया है, इसकी बात वो इस एल्यूजन के थ्रू करना चाहता है। इलियट कहता है दिस लाइन गो बैक टू द स्टोरी ऑफ फिलोमेला which Eliot alluded to way back line in 99 to 103, and that brings us back to the idea of sex as something horrible and violent। यहाँ पर horrible and violent sex की बात हो रही है। उसका ब्रदर इन लॉ जो होता है वो उसके हस्बैंड को मार करके, उसके हस्बैंड को मार करके, फिलोमेला के हस्बैंड को, उसके साथ सेक्स करता है। तो ये हॉरिबल और वायलेंट सेक्स की बात कर रहा है। यू कैन सी विद द रिपीटेशन ऑफ सो रूडली फोर्स्ड। ये जो लाइन सो रूडली फोर्स्ड है वो ये बता रही है कि वायलेंट और हॉरिबल सेक्स की तरफ इशारा कर रही है। एंड फिलोमेला's नाइटिंगेल सॉन्ग कंटिन्यूज एज वेल with a few notes to twitch। To be fair, the twitch sounds might also refer to the moronic tweets who populate the modern world। आज की ये जो ट्वीटिंग साउंड है वो मोरोनिक ट्वीटिंग साउंड है, क्राइंग साउंड है और मे बी दैट इज जस्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टी.एस. एलियट जो है वो ओनोमोटोपिया के माध्यम से, थ्रू ओनोमोटोपिया, ये जानना चाहता है कि आज जो है वो मोरोनिक साउंड जो है हर जगह फैली हुई। यानी कैसे इट्स क्लियर दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इट्स क्रैपी polluted river। क्रैपी का मतलब गंदी और जो प्रदूषित नदियां हैं। इट्स नो प्लेस फॉर ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। वहां पर ब्यूटीफुल सॉन्ग की जगह नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ द हाई नोट्स वी गेट अगली ओनोमोटोपिया ऑफ ट्वीट एंड जुग। यहाँ पर हाई नोट की बात नहीं हो रही है, यहाँ ट्वीट और जुग 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 इस सॉन्ग को सुनाई देता है। यानी एक ऐसी लेडीज जिसके साथ रेप किया गया, उसकी क्राई नेस जो है वो सुनाई देती है आज की इन रिवर के बैंक्स के ऊपर। वहां पर ब्यूटीफुल सीन नहीं देखी जा सकते। फॉर्मली दिस सडन फ्रैगमेंट आल्सो हैज द इफेक्ट ऑफ refrain because it's a phrase that Eliot's return to so he can remind us of the fact that beauty might still be around us। ब्यूटी आज भी हमारे चारों हो सकती है, बट वी आर अनेबल टू सी और हियर इट। हम उसको देख नहीं सकते ना उसको सुन सकते। जस्ट एज वी don't realize that the Nightingale song is actually Philomela's trying to be heard। नाइटिंगेल का सॉन्ग जो है वो एक्चुअल में किसका सॉन्ग है? वो फिलोमेला का सॉन्ग है, जिसको अपने हियर नहीं कर सकते, जिसको अपने फील नहीं कर सकते, ऐसा एलियट कहना चाहता है। यहाँ देखिए, unreal city under the brown fog of a winter noon। Mr. Eugenite, the Smyrna merchant, unshaven with a pocket full of current, CIF London documents at side, asked me in dramatic French to luncheon at the Cannon Street Hotel, followed by weekend at the Metropole। देखिए इसका अर्थ क्या? अनरियल सिटी का मतलब होता है अवास्तविक शहर। शहर वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। यानी लंदन की बात कर रहा है यहाँ पर। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर नून, सर्दियों की दोपहर में भूरे कोहरे के नीचे, मिस्टर यूजिनाइड यानी श्री यूजिनाइड, जिसको स्मिर्ना मर्चेंट भी कहते हैं। स्मिर्ना मर्चेंट है जो कि, और अनशेवन का मतलब उसका शेव नहीं की हुई है। विद अ पॉकेट फुल ऑफ कैरेट्स, उसकी पॉकेट के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं। CIF लंदन का मतलब क्या है? CIF लंदन का मतलब भी हम समझाएंगे। CIF लंदन का मतलब यहाँ पर फ्रूट्स जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स एट साइट्स और
आस्क्ड मी इन डेमेटिक फ्रेंच, यानी वहां पर डॉक्यूमेंट्स है जहां पर फ्रूट्स के ऊपर टैक्सेस जो है वो नहीं लगाए जाते हैं, वो दस्तावेज है। आस्क्ड मी इन डेमेटिक फ्रेंच की कोई आदमी उसे ग्राम्य भाषा के अंदर, डेमेटिक का मतलब राक्षसी नहीं है, यहाँ पर डेमेटिक फ्रेंच का मतलब है ग्रामीण भाषा के अंदर, ग्रामीण फ्रेंच भाषा के अंदर कोई मुझे कहता है टू लंच एट द कैनन स्ट्रीट होटल, कि वो कैनन स्ट्रीट होटल में लंच करे, फॉलोड बाय वीकेंड एट द मेट्रोपोल, और मेट्रोपोल जो है उसके अंदर एक वीकेंड बताए, यानी सप्ताह का अंत बिताए, ऐसा कहा गया है। Another unidentified narrator describe an encounter with a foreign merchant trading in fruit in London. लंदन के अंदर एक मर्चेंट है, उसका एनकाउंटर, उसका सामना होता है किसी अनआइडेंटिफाइड नेरेटर से, ओके, वो फ्रूट मर्चेंट है। इलियट्स नोट्स इंक्लूड दैट CIF लंदन रेफर्स टू द प्राइस ऑफ करंट, करंट का मतलब ड्राइड फ्रूट से है, being quoted as carries and insurance free to London, यहाँ पर कैरीज और इंश्योरेंस फ्री है लंदन के अंदर फूड्स के अंदर। डॉक्यूमेंट्स रेफर्स टू बिल ऑफ लेडिंग प्रेजेंटेड टू बायर्स अपॉन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स की रिसिप्ट के ऊपर जो अपने लेडिंग का मतलब फलों को लादने का जो बिल होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट किया था। Passes indicates that Mr. Eugenite perhaps has money to spend, यानी इससे पता चलता है कि यूजिनाइट्स के पास पर्याप्त धन है खर्च करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इन कंटेक्स्ट डेमेटिक मींस का कॉमन, कोलोक्वल और स्लैंगी, यहाँ डेमेटिक का मतलब राक्षसी नहीं है, कॉमन लैंग्वेज है, यानी कोलोक्वल लैंग्वेज है, प्राचीन भाषा है, स्लैंगी लैंग्वेज है, ग्रामीण भाषा है। द मर्चेंट्स इन डेमेटिक फ्रेंच इंप्लाइज दैट ही इज नॉट एजुकेटेड और रिफाइंड, यानी मर्चेंट जो डेमेटिक फ्रेंच बोल रहा है इसका मतलब अनएजुकेटेड है वो, और वो रिफाइंड नहीं है। एज डज हिज बीइंग अनशेवन, और उसकी जो पर्सनैलिटी है अनशेवन है। कैनन स्ट्रीट विच रन्स अप्रोक्सीमेटली पैरेलल विद द टेमस, टेमस के साथ कैनन स्ट्रीट जो है बिल्कुल टेमस नदी के किनारे किनारे चलती है। इज द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ लंदन, लंदन का हिस्टोरिक सेंटर है, एंड द सिटीज फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है वो। Numerous hotels are located on Cannon Street. Cannon Street में बहुत सारे होटल है। The Metropole is a London hotel noted for its many amenities. ये मेट्रोपोल जो है वो लंदन के अंदर होटल है जिसके अंदर बहुत सारी amenities है, सुविधाएं हैं। The invitation suggests that Mr. Eugenite seeks a casual sexual encounter with the speaker. यानी जो स्पीकर है उसके साथ कैजुअल सेक्स वो करना चाहता है। सपोर्टिंग द थीम ऑफ लाइसेंटियस बिहेवियर डेवलप्ड इन द सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर जो लाइसेंटियस बिहेवियर है, जो व्यभिचार करने का जो व्यवहार है, ऐसा जो है इस थीम के अंदर दिखाया गया, इसकी बातचीत के दौरान दिखाया गया। नेक्स्ट देखिए, वी रिटर्न टू द आइडिया ऑफ द फोनी, यानी जो साउंड है अनरियल सिटी विच इज कवर्ड विद ए फिल्थी ब्राउन फॉग ऑफ विंटर नून, यानी ब्राउन फॉग ऑफ विंटर नून क्या क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्राउन फॉग नहीं देखते, फॉग व्हाइट होता है, या ब्राउन का मतलब पॉल्यूटेड सिटी की बात कर रहा है यहाँ पर। वी हियर ए स्टोरी अबाउट सम मर्चेंट, रिमेंबर द मर्चेंट फ्रॉम द टैरेट डेक, आप याद कीजिए मर्चेंट जो टैरेट डेक का था, वन आइड मर्चेंट की बात जो गेम ऑफ चेस में हुई थी। फ्रॉम स्मिर्ना, स्मिर्ना क्या है? तुर्की का एक शहर है, नॉन एज इजमिर, जिसको इजमिर के नाम से जाना जाता था, नाउ नॉन एज इजमिर, आजकल इसको इजमिर कहते हैं और स्मिर्ना पहले कहते थे। He is unshaven and keeps a bunch of dried fruit in pockets. Yes, he is a snacker. वो क्या है? एक स्नैकर है। This man asks the speaker in the terrible Demetic French. वो एक terrible Demetic French का मतलब ग्रामीण भाषा के अंदर बोलता है। The speaker would like to join him for lunch at the Cannon Street Hotel, followed by weekend at the Metropole. यानी उससे पूछा जाता है स्पीकर कि स्पीकर जो है उसको उसके साथ कैनन स्ट्रीट होटल में रुकेगा या सप्ताहांत उसके साथ बिताएगा, तो वहां पर किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ उस मर्चेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, these two places were notorious in London in Eliot's time. Eliot के टाइम में जो दोनों जगह थी वो notorious थी, किसके लिए? Secret meeting places where men would hook up with one another sexually, जहां पर आदमी जो किसी के साथ hook up हो सकता था। In a likelihood, the Puritan Eliot found this kind of sex request disgusting. यानी प्यूरिटन इलियट जो था, इलियट क्योंकि प्यूरिटन था इसलिए वो इस प्रकार के सेक्स रिक्वेस्ट को डिस्गस्टिंग मानता था। And is using it here as yet one more sign of how awful Western culture has gotten. किस तरीके से इतनी भयंकर वेस्टर्न कल्चर जो है यहाँ पर फैल चुकी थी। तो क्योंकि प्यूरिटन था इलियट, इसलिए वो इसे हेट करता था। There is also a strong hint of racism in the representation of this guy from Turkey. यानी ये गाय जो था वो तुर्की से था, इसलिए यहाँ पर रेसिज्म की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी दिखाई गई है। तो ये तुर्की का व्यापारी है, इजमिर शहर का व्यापारी है जिसको स्मिर्ना
नाम से भी आजकल स्मिर्ना पहले कहते थे, आजकल उसको इजमिर कहते हैं। नीडलेस टू से ऐसा कहना नीडलेस है कि वी आर नॉट मीन टू लुक टू काइंडली ऑन दिस गाय, इस गाय की तरफ हम दया के भाव से देख नहीं सकते, तो ये इसके अंदर भाव छिपा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एट द वायलेट ओवर, वायलेट ओवर का मतलब बैंगनी घंटा नहीं, इसका मतलब क्या है, यानी हिंदी अनुवाद करेंगे तो बैंगनी घंटा बनता है, लेकिन ये बैंगनी घंटा नहीं, इसका मतलब क्या है, वायलेट आवर का मतलब शाम का समय, जब सूर्य अस्त होने का टाइम होता है। व्हेन द आईज एंड बैक टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क, जब डेस्क पर काम करते हुए किसी व्यक्ति की आंखें और बैक जो है, पीठ जो है ऊपर की तरफ मुड़ती है। व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक ए टैक्सी थ्रोइंग वेटिंग, जब मानव इंजन इंतजार कर रहा होता है, जैसे कोई टैक्सी इंतजार कर रही है। मानव जो है काम करते करते शाम को थक जाता है और वो सोचता है कि मैं घर चला जाऊं, इसी बात को, जैसे कोई टैक्सी जो है वो किसी का इंतजार करती है कामते हुए, थ्रोइंग की बात कर रही है यहाँ पर। द वायलेट आवर का मतलब क्या, मेटाफर है डेज एंड का, यानी वायलेट आवर का यहाँ मेटाफर के रूप में यूज करता है। इट इवोक्स द इमेज ऑफ द पर्पल स्काई क्रिएटेड बाय द सेटिंग सन, सन जब सेट होता है स्काई पर्पल हो जाता है, उसी को ये इवोक कर रही है। मेटाफर इज सून रिपीटेड इन फॉलोइंग पैसेज underscoring the difference between conventional human behavior during a work day। ये अंडरस्कोर करता है इसको, कन्वेंशनल ह्यूमन बिहेवियर, यानी मानव का पारंपरिक व्यवहार एक दिन के काम करने के दौरान, बट इट बिकम्स आफ्टर डार्क, दिन में जब काम करता है वो उस समय उसका जो व्यवहार होता है वो, और जब वो अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है, इवनिंग हो जाती है, उस समय उसका व्यवहार क्या होता है। दोनों के अंदर मतलब एक प्रकार का डिफरेंस बताया गया है। ह्यूमन इंजन इज डिस्क्राइब्ड विद दिस सिमिली, ह्यूमन इंजन को कंपैरिजन किया गया सिमिली के साथ, बीइंग लाइक ए टैक्सी थ्रोइंग वेटिंग, एक टैक्सी से जो कि वेट कर रही है। द सिमिली सजेस्ट्स ह्यूमन पेशेंट वेटिंग टू बी रिलीज्ड, ये सिमिली ये सजेस्ट करती है कि मानव के जो भाव है वो उसको वेट कर रहे हैं कि कब वो रिलीज हो, कब वो काम से फ्री हो। देखिए, these lines set up the coming scene with the blind prophet Tiresias, ये लाइन जो है वो आने वाले सीन की तरफ संकेत करती है, जहां पर ब्लाइंड प्रोफेट यानी एक अंधा प्रोफेट है टाइरेसियस, by talking about the hour when people look up from their desks and are just striving to get home from work, यानी जहां पर लोग जो है डेस्क के ऊपर देखने लगते हैं और घर जाने के लिए इंतजार करते हैं। In this instance you really get a sense of what beautiful poetry Eliot can write। इस सेंस में आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल पोएट्री एलियट लिखता है। He uses cadence here to help this image flow of the page। पेज के अंदर एक इमेज दिखाई गई टैक्सी थ्रोइंग की, और उसके अंदर एक कैडेंस है, rather than relying on more obvious factors like alliteration और meter। सिर्फ alliteration और meter ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर कैडेंस और इमेज भी दिखाई गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, I Tiresias though blind, throbbing between two lives। ये कहता है मैं टाइरेसियस अंधा होते हुए भी दो जिंदगियों के बीच में धड़क रहा हूँ। टाइरेसियस कौन है, पर्सनैलिटी, इसके बारे में हम बात करेंगे। वो दो जिंदगियों के बीच में ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट, एक बूढ़ा आदमी जिसकी छाती जो है रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट है, फीमेल ब्रेस्ट के समान रिंकल्ड है। कैन सी एट द वायलेट आवर, यानी संध्या के समय देख सकता है, द इवनिंग आवर दैट स्ट्राइक्स होमवर्ड, शाम का समय जो घर की ओर जाने का प्रयास करता है। ब्रिंग्स द सेलर होम फ्रॉम सी, और नाविक को समुद्र से घर की तरफ लेकर के आ जाता है। ये टाइरेसियस हमें बता रहा है। टाइरेस कौन था टाइरेसियस, देखिए ध्यान से। इन ग्रीक मिथोलॉजी टाइरेसियस इज प्रॉफिट ऑफ द गॉड अपोलो, गॉड अपोलो का प्रॉफिट था ये। Despite his blindness, उसकी ब्लाइंडनेस के बावजूद टाइरेसियस कैन सी द फ्यूचर, टाइरेसियस फ्यूचर देख सकता था। इन वन ऑफ द ग्रीक मिथ्स, एक ग्रीक मिथ आती है, टाइरेसियस ऑफर्स हेरा, टाइरेसियस जो है हेरा को नाराज कर देता है। द वाइफ ऑफ जीयस, ये गॉड जीयस की वाइफ थी। शी टर्न्स हिम इनटू वुमन, वो उसको कहती है कि तू वुमन बन जा। हु सर्व्स एज हर प्रीस्टेस फॉर 7 years, 7 साल तक उसकी प्रीस्टेस के रूप में सेवा करता है, फॉर बीइंग टर्न बैक इनटू अ मैन, आदमी बनने के लिए। इन हिज कैपेसिटी एज ए सीयर, और एक कैपेसिटी सीयर के रूप में टाइरेसियस नरेट द रिमाइंडर ऑफ सेक्शन 3, यानी सेक्शन 3 का जो बचा हुआ भाग जो टाइरेसियस अब बताता है। देखिए टाइरेसियस क्या है, ग्रीक मिथ से लिया गया एक कैरेक्टर है। एलियट अपने नोट्स के अंदर उसको मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सोनेज कहता है। कैसे कहता है कि स्टोरी, ये स्टोरी कहाँ मिलेगी आपको, ओविड ने जो मेटामॉर्फोसिस नाम की पोएम लिखी उसमें ये स्टोरी आती है।
टाइरेसिस क्या है, अपने रास्ते पर जा रहा था। टाइरेसिस वाज वॉकिंग अलोंग वन डे एंड आफ्टर ही saw two snakes having sex in this path। दो स्नेक्स देखता है, वो सेक्स कर रहे थे। वो क्या करता है, उनको बिग स्टिक से मारता है। तो क्या हुआ, वहां से एक आवाज आती है, ओ नो ओ नो। तो क्या होता है, गॉडेस होरा जो है, गॉडेस हेरा जो है इस बात को पसंद नहीं करती और वो क्या कर देती है, उसको 7 साल के लिए औरत होने की सजा दे देती है। कितना ऑकवर्ड है ये, उसको 7 साल की पनिशमेंट दे दी थी कि जा तू वुमन बन जा। आफ्टर टीरियसिस चेंज्ड बैक, जब टीरियसिस वापस चेंज होता है तो हेरा मेड इट बैक विद जीएस। हेरा जो है वो जीएस के साथ शर्त लगाती है अबाउट हु एंजॉयड सेक्स, कि सेक्स का एंजॉय किसने ज्यादा किया। जीएस के साथ ऐसी शर्त लगाती है, वुमन और मैन, मैन ने या वुमन ने। तो टीरियसिस बोला कि वुमन ने। तो हेरा जो है वो टोटली उससे नाराज हो जाती है और उसको क्या कर देती है, ब्लाइंड कर देती है। हेरा जो गॉडेस जीएस की, गॉड जीएस की वाइफ थी, वो उससे नाराज हो जाती है और उसको ब्लाइंड कर देती है। अब क्या हुआ, जीएस फेल्ट बैड अबाउट दिस, जीएस को बहुत बुरा लगा। बट हिज हैंड्स वर टाइड, परंतु उसके हाथ बंधे हुए थे। सो ही ट्राइड टू मेक अप फॉर इट, गिविंग टीरियसिस द पावर ऑफ प्रोफेसी। इसलिए उसने उसकी क्षति पूर्ति करने के लिए, मेकअप करने के लिए, इस घाटे को पूरा करने के लिए उसको प्रोफेसी करने की क्षमता दे दी। ठीक है ना। तो ये जीएस गॉड ने किया, हेरा ने उसको ब्लाइंड किया। हेरा को गुस्सा आ गया, हेरा ने उसको ब्लाइंड कर दिया, लेकिन जीएस गॉड के हाथ बंधे हुए और जीएस गॉड नाराज भी हुआ। तो ये हेरा और जीएस गॉड की जो स्टोरी है वो कहाँ आती है, ओविड की मेटामॉर्फोसिस के अंदर आती है। आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ध्यान देना है, वियर्ड स्टोरी, राइट, बहुत ही मतलब ये विचित्र कहानी है, वियर्ड है ये स्टोरी। So why did Eliot pick this dude as the most important personality? Eliot इसको most important personality क्यों कहता है इस दोस्त को in the poem, इस poem में? It's probably best to hear it from the horse's mouth, उसी के मुंह से सुने। horse's mouth का मतलब उसी के मुंह से सुन ले। So here is what Eliot had to say about his inclusion of Tiresias, the Wasteland। Wasteland में Tiresias को क्यों शामिल किया? Just as the one-eyed merchant, जैसे कि उसने काणे व्यापारी को शामिल किया, सेलर ऑफ करेंट्स को शामिल किया जो सिमरना मर्चेंट था उसको, और मेल्ट्स इनटू द फोनेसियन सेलर, फोनेसियन सेलर के अंदर वो मेल्ट हो जाता है। द लेटर इज नॉट होली डिस्टिंक्ट फ्रॉम फर्डिनेंड प्रिंस ऑफ नेपल्स। जो फोनेसियन सेलर है वो फर्डिनेंड प्रिंस नेपल्स का था, उससे अलग नहीं है। सो ऑल द वुमेन आर वुमन, वन वुमन, सारी औरतें एक ही औरत, सारी औरतें जो है एक औरत ही होती है। द टू सेक्सेस मीट इन द टीरेसिस, परंतु टीरेसिस के अंदर दोनों फीचर्स हैं, मेल की भी फीचर है और फीमेल की फीचर है। क्योंकि आपको पता है कि वो क्या करता है, मेल भी बनता है और फीमेल भी बनता है। तो टीरेसिस सीज इन फैक्ट इन द सबस्टेंस ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम के अंदर टाइरेसिस जो है वो सारी फैक्ट जो है वो देखता है। लंदन के अंदर वो घूम करके देखता है कि कौन क्या कहां कर रहा है और उसको मेल और फीमेल दोनों के एक्सपीरियंस पता है। सो ही यूजेस टाइरेसिस इन दिस पोएम एज अ सॉर्ट ऑफ रिमूव्ड ऑब्जर्वर। इसलिए इस पोएम के अंदर टीरेसिस जो है एक रिमूव्ड ऑब्जर्वर के रूप में आ जाता है। वो कैन सी विजन्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सारे वर्ल्ड से विजन्स दे सकता है, सी हाउ वेयरफुल द वर्ल्ड रियली इज, यानी ये वर्ल्ड कितना भयानक है। ही इज अ यूनिवर्सल काइंड ऑफ गाय। इन फैक्ट वास्तव में ये यूनिवर्सल काइंड का एक पर्सनालिटी। इट इज टोटली पॉसिबल दैट द स्पीकर ऑफ दिस एंटायर पोएम इज एक्चुअली टाइरेसिस। हम अगर बताएं ना तो इस पूरी पोएम का जो स्पीकर है वो टाइरेसिस है। टाइरेसिस, बट दैट इज जस्ट वन गोइंग थ्योरी। टाइरेसिस जो है वो एक प्रकार की थियरी को ही बता रहा है। देखिए अब टाइरेसिस इज थ्रोबिंग बिटवीन टू लाइव्स, यहाँ थ्रोबिंग बिटवीन टू लाइव्स। अब आपके समझ में आ गया होगा कि टाइरेसिस दो जिंदगियों के बीच में क्यों धड़क रहा है, दो जिंदगियों के बीच में क्यों फंस रहा है। क्योंकि आपको पता है कि उसको वुमन होने का श्राप हेरा ने दिया था, जीएस की पत्नी ने, और बाद में उसको मैन बनने तक उसने प्रीस्ट के रूप में सेवा करी थी। तो बिकॉज ही पोर्ट्रेज हिम इन दिस पोएम एज अ हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कौन होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण हो। दिस इज व्हाट मेक्स हिम एन ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट। इसीलिए वो कहता है ना ओल्ड मैन है और रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट है, इसीलिए ये लाइन आई है। ऑफ कोर्स दैट थ्रोबिंग एट द वायलेट आवर इज कॉल्ड बैक टू लाइन Ailing Tiresias with his average jaws at their office desks. It's also the hour that Sappho writes about her poem Hesperus you bring back again, to which Eliot alludes here. यहाँ पर सैफो जो एक कवि है जो कि एक पोएम लिखता है Hesperus you bring back again, इसके भी यहाँ पर Eliot जो है allusion करता है। He is really the everyman of the poem, ठीक है, and he can see something what we are not sure,
वो कुछ भी देख सकता है जिसके बारे में आपको पता नहीं। सो वी हैव टू कीप राइट ऑन रीडिंग, इसलिए हमें इसके ऊपर पढ़ना जारी रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक टेक्स्ट आ जाती है, द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट लाइट्स हर स्टोव। एक टाइपिस्ट गर्ल है जो चाय का समय है वो घर आती है, क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, अपनी ब्रेकफास्ट को क्लियर करती है, खत्म करती है, लाइट्स हर स्टोव, अपने स्टोव को जलाती है, लेज आउट फूड इन टिन्स, और भोजन को डिब्बों में रखती है, आउट ऑफ द विंडोज पेरिलसली स्प्रेड हर डाइंग कॉम्बिनेशन टच्ड बाय द सन्स लास्ट रेज। यानी सूर्य की आखिरी किरणों से सूखते हुए उसके कुछ कपड़े हैं बाहर खतरनाक ढंग से फैले हुए हैं, और ऑन द दीवान आर पाइल्ड एट नाइट्स बेड, यानी एट नाइट हर बेड, उसके दीवान और बेड के ऊपर मतलब ढेरों कपड़े पड़े हुए हैं, और वो क्या है, अनटाइड है। अनटाइड है मतलब अनक्लियर, बेतरतीब ढंग से पड़े हुए हैं। स्टॉकिंग, स्लीपर्स, कैमिसोल्स एंड स्टेज, और वो कौन क्या क्या चीजें हैं, स्टॉकिंग्स है, स्लीपर्स है, कैमिसोल्स है, जो लेडीज के कपड़े जो होते हैं उन्हीं की बात कर रहा है यहाँ पर। स्टॉकिंग्स की, अंडरगारमेंट्स की बात कर रहा है, स्लीपर्स की बात कर रहा है, कैमिसोन्स की बात कर रहा है, और स्टेज की बात करें तो पूरे सामान का ढेर वहां पर लगा हुआ है। तो उनका ये सीन दिखाया कि एक महिला जो है, एक लेडीज जो है, वो आज के मॉडर्न टाइम में कैसे लाइफ स्पेंड करती है और किस तरीके से मतलब वो अवेयर नहीं है। तो आइए देखते हैं। टाइरेसिस ऑफर्स अस वन ऑफ हिज हर विजन। टाइरेसिस अपना एक विजन देख रहा है, क्योंकि टाइरेसिस जो है वो किसी भी सीन को देख सकता है, वो प्रोफेट है, भविष्यवाणी भी कर सकता है, क्योंकि गॉड जीसस ने उसको पावर दी थी। एंड टॉक्स अबाउट ए यंग वुमन बीइंग होम फ्रॉम वर्क एंड टी टाइम। एक युवती है जो कि टी टाइम के वो अपने घर पे आ जाती है, लेइंग आउट हर फूड इन टिन्स, तो डब्बों के अंदर अपने भोजन को भर रही है। वाइल लॉन्ड्री ड्राइज आउट द विंडो, और उसके कपड़े जो है वो विंडो के बाहर सूख रहे हैं। सीम्स लाइक एन एवरीडे इमेज, ऐसा लगता है कि रोजाना की जो इमेज है हमारे सामने दिखाई दे रही, वुमन है, होम है, डूइंग कोर्स है, घर के सारे काम करती है, बट देयर इज समथिंग ऑडली डिप्रेसिंग अबाउट इट। परंतु इसी औरत का यहाँ पर सीन क्यों रखा गया, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑडली डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर जो है, कुछ ना कुछ निराशाजनक जो विषमतापूर्ण जो व्यवहार है वो वहां दिखाया गया है। फॉर वन थिंग शी इज अलोन, पहली बात वो अकेली है, एंड फॉर अनदर, दूसरी बात, शी इज बिट ऑफ ए स्लॉग, वो निकम्मी भी है, स्लॉग भी है, एंड शी लेफ्ट हर ब्रेकफास्ट आउट, और उसने अपना नाश्ता करना छोड़ भी दिया है, उसको नाश्ते में रुचि नहीं है। एंड हर अंडरवियर इज लाइंग अराउंड, और उसके अंडरगारमेंट है वो भी वहीं सामने, सबके सामने सूख रहे हैं। तो इसका मतलब उस औरत को ही क्यों चुना इसने, टाइरेसिस में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई टाइरेसिस ओल्ड मैन विद रिंकल डग्स। वो टाइरेसिस कहता है अपने बारे में कि मैं टाइरेसिस हूँ, और डग्स का मतलब यहाँ पर डग्स का मतलब क्या है, डग्स का मतलब ब्रेस्ट है, यानी झुर्रियों वाले थन वाला बूढ़ा, यानी कि वो आदमी है लेकिन उसके बड़े बड़े स्तन हैं, क्योंकि उसके अंदर औरतों वाले भी गुण हैं, क्योंकि उसको हेरा ने कर्ज दिया था कि तू जावूमन बन जा, और फिर वो उसने उसकी सेवा करी, प्रीस्ट बना, और बाद में वो आदमी बन गया। तो आदमी और दोनों का उसमें गुण है, इसलिए वो कहता है मैं टाइरेसिस झुर्रियों वाले थन वाला बूढ़ा आदमी, परसीव्ड द सीन, उस सीन को देखा, एंड फोरटोल्ड द रेस्ट, और बाकी मैंने भविष्यवाणी कर दी। वो सीन देख के उसने भविष्यवाणी कर दी, अब क्योंकि वो प्रोफेट था और जीसस ने उसको पावर दी थी। I too awaited the expected guest, मैं भी आने वाले अतिथि का इंतजार कर रहा था। He the young man carbuncular, और यहाँ पर एक युवक आ जाता है, कारबंकलर। कारबंकलर arrives a small house agent's clerk, एक छोटे से हाउस के एजेंट का क्लर्क था, with one bold stare, और वो क्या है, with one bold, निर्भीक दृष्टि उसमें थी। One of the low or whom assurance sits as a silk hat on bread fold मिले, जिस पर मतलब एश्योरेंस किया जा सकता है, विश्वास किया जाता है कि एज अ सिल्क हैट ऑन ब्रेड फोल्ड मिलेरिंग, जैसे किसी करोड़पति के सिर पर रेशम की टोपी लगी हो, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा बन करके वो कारबंकलर आता है। देखिए, कारबंकलर इज यूज्ड एन एडजेक्टिव टू इंडिकेट दैट अ विजिटिंग टाइपिस्ट, जो टाइपिस्ट गर्ल के पास आदमी आता है, वहां पर कारबंकलर शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। A young woman who works in office as a carbuncle, which is a collection of pus-filled boils under the skin, यानी उसकी स्किन के नीचे pus-filled boils हैं, यानी फाले हुए पड़े हैं उसकी स्किन के अंदर। Is being so physically unappealing, वो फिजिकली आकर्षक नहीं है, not attractive, suggests
ये सजेस्ट करता है दैट इज सेक्सुअल एनकाउंटर विद दिस टाइपिस्ट, इस टाइपिस्ट गर्ल के साथ जब सेक्सुअल एनकाउंटर होने वाला है, विच इज अबाउट टू बी डिस्क्राइब्ड, उसको डिस्क्राइब करने वाला है, और वो क्या होगा, सॉर्डिड होगा, गंदा होगा, बहुत ही भद्दा होगा, किस तरीके से वो उस टाइपिस्ट गर्ल के साथ में सेक्स करता है, ये बहुत ही गंदा वर्णन होने वाला है। जस्ट टू अप द अनकंफर्टेबल एंड, यानी सिर्फ असुविधाजनक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए, आपका मतलब बढ़ावा देने के लिए, टाइरेसिस मेक श्योर टू मेंशन हिज रिंकली ओल्ड ब्रेस्ट अगेन, अपनी रिंकली ओल्ड ब्रेस्ट का फिर से मेंशन करता है, बिफोर टेलिंग अस दैट ही इज ऑलरेडी नोज व्हाट इज अबाउट टू हैपन इन दिस यंग वुमन्स अपार्टमेंट। ऐसा लगता है कि उसे पहले से ही पता है कि इस अपार्टमेंट में क्या होने वाला है। दिस माइट बी बिकॉज़ ही इज प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट है, और जीएस को इसलिए धन्यवाद दे, बिकॉज़ द सीन इज पेनफुली प्रेडिक्टेबल। सीन जो है वो बहुत ही दर्दनाक ढंग से भविष्यवाणी की जाती है। स्ट्रटिंग थ्रू द फ्रंट डोर, सामने के डोर से अकड़ कर चलते हुए वो प्रवेश करता है। द यंग मैन कार्बंकलर अराइव्स, ठीक है। कार्बंकलर इज ए फैंसी वर्ड फॉर रियली पिंपली, एक पिंपली आदमी होता है उसके लिए कार्बंकलर शब्द का यूज, व्हिच मींस दिस गाय इज प्रोबेबली नॉट ऑल दैट मच टू लुक एट। ऐसा गाय नहीं है जिसकी तरफ देखा जा सकता है। ही डजंट हैव अ वेरी हाई पेइंग जॉब, उसका हाई पेइंग जॉब भी नहीं है, ठीक है ना, बट ही इज गॉट अ बोल्ड स्टेयर, फिर भी उसको घूर करके चलता है, एंड इज अ वे मोर सेल्फ एश्योर्ड देन ही इज गॉट रीजन टू बी। इसका आत्मविश्वास इतना है जिसके लिए कोई कारण हम नहीं दे सकते कि उसके लिए वो इसने इतना आत्मविश्वास हो, कोई ज्यादा अच्छी जॉब भी वो कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। दिस सीम्स टू बी अनदर पार्ट पीव ऑफ इलियट्स, ये पेट पीव है, मतलब इलियट की एक दूसरी चिढ़ है, पालतू चिढ़। पीपल विद नो रियल अचीवमेंट इन लाइफ थिंकिंग दिस इज टोटली ऑसम। ये ऐसे लोग जिन्होंने अपने लाइफ में कोई अचीवमेंट हासिल नहीं की है और वो भी अपने आप को ऑसम मानते हैं, अपने आप को शानदार मानते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मानते हैं, उन लोगों के प्रति इलियट की चिढ़ है। और यहाँ पर इसी को सटायर कर रहा है इलियट की एक कार्बंकलर जो है वो स्ट्रटिंग थ्रू ए डोर और स्टेयरिंग कर रहा है, सिल्क टोपी से अपने आप को एश्योरेंस कर रहा है, मिलेनियर दिखाने की कोशिश करता है। फॉर रियलिज Thank goodness this man did not live to see the days of reality TV. भगवान को धन्यवाद है कि उसने reality TV का शो नहीं देखा, ठीक है। At this point in the poem, you also find it pretty strong return of rhyming in Eliot's poem. Eliot की poem में rhyming भी है. This might be because Eliot satirizing the scene as an example of modern romance. यानी आज के मॉडर्न रोमांस का एग्जाम्पल देकर के इलियट ने सैटिराइज किया है, इसको व्यंग्य किया है, एंड यूजिंग ए ट्रेडिशनल सीन ऑफ राइम to show how pathetic and gross the scene actually is. ये सीन कितना पैथेटिक है, कारुणिक है, कितना ग्रोस है ये सीन, इसी को बताने के लिए यहाँ पर ट्रेडिशनल सेंस ऑफ राइम का इसने यूज किया है। It certainly isn't rhyme worthy, rhyme worthy नहीं था, that is for sure. The idea here is that the young man Carbuncular fancies himself a classical sexual conqueror, यानी यंग मैन जो अपने आप को कल्पना में मानता है कि वो क्लासिकल सेक्सुअल कंक्वरर है, एंड एज ए सेल्फ एश्योर्ड एज ए मिलेनियर अपने आप को करोड़पति की औलाद मानता है, आत्मविश्वास कर, इवन दो ही इज बेसिकली ए सेक्रेटरी, यदि वो छोटा मोटा सेक्रेटरी है, बट ही इज जस्ट ए पिंपली फेस्ड किड, यानी ऐसा व्यक्ति है जिसके चेहरे पर पिंपल्स है, विद अ पैथेटिक जॉब, एक पैथेटिक जॉब है, एंड ए बोरिंग गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या मान रहा है, बहुत ज्यादा कुछ मान रहा है। The time is now propitious as he guesses. अब समय अनुकूल है जैसा कि वो अनुमान लगाता है। The meal is ended. भोजन खत्म हो गया है। She is bored and tired. वो बोर हो चुकी है, थक चुकी है। Endeavors to engage her in caresses. और वो कोशिश करता है उसे दुलार करने में, दुलार करने लगता है, endeavors प्रयत्न करता है to engage her, उसके ऊपर हाथ फेरने की कोशिश करता है, दुलार करने की कोशिश करता है, which still are unreproved, जो कि वो अप्राप्य है, मतलब उसको वो प्राप्त नहीं करना चाहती है, फिर भी वो कार्बंकुलर क्या है, उसको दुलार करता है। इफ अनडिजायर्ड, और यदि वो अवांछित भी है, वो उसकी विश भी नहीं है, लेकिन वो कार्बंकुलर फिर भी क्या करता है, ऐसा काम करता है। The ugly young man decide that it's time to make his move on the girl. वो ugly young man जो है वो उस लड़की पर टूट पड़ता है, since he is probably tired and sluggish after eating her meal. वो अपना मील खाने के बाद में थक चुकी है, उसको आलस आ चुका है, या सुपर रोमांटिक, ये एक सुपर रोमांटिक
स्टोरी है। मूविंग इन बी इंडिविजुअल्स टू एंगेज हर इन कैरेसेस, यानी मूविंग इन अंदर आते हुए वो क्या करता है, उसको दुलार करने में अपने आप को कोशिश करता है। गर्ल डजंट रियली वांट टू हैव सेक्स विद हिम, गर्ल उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहती, बट शी बेसिकली सेज मे एंड डजंट रियली पुट अप ए फाइट, और वो वास्तव में कोई फाइट भी नहीं करती, यानी उसके साथ लड़ाई भी नहीं करती, और वो सिर्फ एक कहती है मे। एज यू कैन प्रोबेबली टेल, जैसा कि तुम कह सकते हो, इलियड डजंट थिंक मच ऑफ मॉडर्न रोमांस, इलियड तो मॉडर्न रोमांस के बारे में नहीं सोचता, इट्स ऑल जस्ट ए बंच ऑफ पुअर uneducated people having their ugly sex। यहाँ पर कुछ गरीब लोग और कुछ अशिक्षित लोग जो कि अगली सेक्स करते हैं, he said it not, इन्हीं के बारे में इलियड जो वो यहाँ पर बताना चाहता है। Flushed and decided, he assault at once, exploring hands, encounter no difference, his vanity requires no response, and makes a welcome of indifference। Flushed and decided, फ्लस्ड एंड डिसाइडेड मतलब घबरा कर निर्णय लिया, पहले घबराई और फिर निर्णय लिया, पहले घबराया और फिर निर्णय लिया। ही असॉल्ट एट वंस, और तुरंत वो टूट पड़ता है। एक्सप्लोरिंग हैंड्स, एक्सप्लोरिंग हैंड्स का मतलब खोजते हुए हाथों, खोजबीन करते हुए हाथ है वो एनकाउंटर नो डिफेंस, और कोई वो बचाव नहीं करती है। हिज वैनिटी रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्स, और उसका घमंड जो है उसको किसी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है, किसी रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है। एंड मेक्स ए वेलकम ऑफ इंडिफरेंस, और उदासीनता का वो स्वागत करता है कि जो लड़की है वो इंडिफरेंट है और वो उसका वेलकम करता है, वो उसकी रेस्पॉन्स के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं करता है। यही मॉडर्न रोमांस के बारे में इलियड कहता है कि जो मॉडर्न रोमांस है उसमें जो गर्ल्स है वो जो है वो अपने आप के डिफेंस में कुछ भी नहीं करती है, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट देखिए, द गाइज गोज अहेड एंड असॉल्ट एट वंस, वो लड़का जो है वो अचानक उस पर टूट कर पड़ता है। लविंग द फैक्ट दैट गर्ल डजंट केयर वन वे और अदर, वो लड़की किसी तरीके से विरोध नहीं करती है। एज लॉन्ग एज ही गेट्स व्हाट ही वांट्स, एज लॉन्ग एज ही गेट्स व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है वो उसको मिल जाता है। The rhyming of the lines is consistent as anywhere in the poem, ये लाइन की राइमिंग स्कीम जो anywhere है, allowing Eliot to realize, satirize the fantasy of heroic masculinity। यहाँ पर जो मनुष्य अपने आप के पोरस के रूप में अपने आप को योद्धा के रूप में प्रस्तुत करता है ना, किसी लड़की को टूटने को अपने आप की पुरुषत्व मानता है, उसकी कल्पना पर इलियट जो है वो व्यंग करता है। दैट द यंग मैन हैज मेड फॉर हिमसेल्फ, तो यंग मैन अपने आप को समझता है। क्लियरली दिस गाइज थिंक ही इज द कैट्स व्यू, ये लड़का क्या सोचता है, एक बिल्ली की म्याऊं है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एंड सिंस दिस टाइपिस्ट लेडी कुडंट केयरलेस, और ये टाइपिस्ट लेडी जो है वो केयरलेस नहीं हो सकती। देयर इज नो वन अराउंड टू टेल हिम एनी डिफरेंट, कोई आदमी नहीं है जो उसको कुछ डिफरेंट बताए। सो इलियट मेक्स क्लियर दैट दिस गाय इज एक्चुअली a shallow with his ironic use of end rhymes, और ये गाय जो है वास्तव में निकम्मा है और व्यंग्यात्मक रूप से एंड राइमिंग इसके अंदर दी गई है। टाइरेसिस क्या कहता है? एंड टाइरेसिस है four suffered all enacted on this same divan or bed, I who have sat by the tables below the well and walked among the lowest of the dead, bestows one final patronizing kiss and gropes his way finding the stairs unreached। और मैं टाइरेसिस वो कहता है, मैं टाइरेसिस इसी दीवान या बिस्तर पर सभी कृत्यों का पूर्वाभास किया, यानी फोर सफर्ड। इनेक्टेड का मतलब कृत्यों का, ऑन दिस सेम दीवान और बेड, इसी दीवान और बेड पर जितने कुकृत्य हुए उन सबको मैंने देखा है। आई हु हैव सेट बाय थेबस, मैं थेबस की दीवार के पास बैठा था, दीवार के बिल्कुल पास में बैठा था, बिलो द वॉल। एंड वॉक्ड अमंग द लोएस्ट ऑफ द डेड, और जो मरे हुए लोग थे ना उनमें सबसे लोएस्ट निम्नतर स्तर पर बैठा था। बेस्टोज वन फाइनल पैट्रोनाइज किस, और अंतिम वो पैट्रोनाइजिंग किस देता है, ब्रॉक्स हिज वे, और वो फिर अपना रास्ता ढूंढता है, फाइंडिंग द स्टेयर अनलिट, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर अंधेरा था, सीढ़ियों पर अंधेरा था, इसलिए वो अपना रास्ता टटोलता है। तो देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या है। The gist here is that Tiresias wishes that he didn't have to watch this section। यानी यहाँ पर जो जिस्ट है, जो सारांश है वो क्या है कि टाइरेसियस जो है इस सेक्स सीन को देखना नहीं चाहता। क्यों? As it plays out, but his gift of vision isn't something he can turn on and off। क्योंकि उसका विजन जो है, उसकी जो दिव्य दृष्टि है, वो उसको टर्न ऑन या ऑफ नहीं कर सकता, बिकॉज़ जीएस ने उसको पावर दी है। इसलिए
तो टफ ब्रेक बड़ी, इसलिए यहाँ पर रुकना वास्तव में कठिन लगता है दोस्तों। ही टॉक्स अबाउट हाउ इन द डेज ऑफ एंशिएंट थेबस, ये बताता है कि थेबस के दिनों में he used to prophesize by the marketplace wall, मार्केट प्लेस वॉल के पास में कैसे बैठ करके वो भविष्यवाणी करता था। एंड वॉक्ड अमंग द लोएस्ट ऑफ द डेड, और जो मृत लोग थे उनमें सबसे नीचे कैसे चलता था। विच मे बी एन एल्यूजन टू द ओडिसी और द इन्फर्नो, यहाँ पर होमर के द्वारा लिखी गई ओडिसी और इन्फर्नो दांते के द्वारा लिखी, दोनों ओडिसी और इन्फर्नो, यही इन बोथ हिज टिरेसियस शोज अप इन द अंडरवर्ल्ड टू हेल्प द ब्रदर, जहां पर टाइरेसियस जो है एक ब्रदर की नरक के अंदर सहायता करता है, बोथ ओडिसियस एंड दांते। एंड डिड वी मेंशन दैट टाइरेसियस वाज आल्सो गिवन 7 लाइव्स बाय जीएस, क्या हमने ये कहा कि जीएस ने उसको 7 लाइव्स दिए, ठीक है ना। एट दिस पॉइंट ही गिव्स अस वन लास्ट लुक एट द पिंपली यंग मैन, इस पॉइंट पर वो पिंपली यंग मैन की तरफ लास्ट नजर डालने के लिए कहता है हिज रोल इन द हेड विद द टाइपिस्ट, वो टाइपिस्ट गर्ल के साथ उसने जो काम किया। नाउ दैट द यंग मैन इज फिनिश्ड विद हिज बिजनेस, यंग मैन ने अपना काम खत्म कर लिया। ही गिव्स द गर्ल ए मीनिंगलेस पैट्रोनाइज, इस वर्ड में उस गर्ल को मीनिंगलेस पैट्रोनाइजिंग किस देता है, जस्ट लाइक द ब्लाइंड प्रॉफिट, जैसे कि अंधा प्रॉफिट होता है जो ग्रॉप सीज वे अपना रास्ता टटोलता है डाउन द स्टेप बिकॉज़ द लाइट इज आउट, क्योंकि लाइट चली गई, वैसे ही वो अंधा होता है और लास्ट में जाकर के अपना रास्ता टटोलता है। कहने का मतलब देयर इज नॉट रियल लव बिटवीन द टाइपिस्ट गर्ल एंड कार्बंकुलर बॉयज, देयर इज ओनली लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, दिस इज द मॉडर्न लव which is described by T.S. Eliot. Tyrus is able to see what is going on anywhere in the world. वर्ल्ड में क्या हो रहा है, as Eliot shows us, this is mostly what it is, bad sex between bad people. ये क्या bad sex है bad people के बीच में? Eliot is harsh, don't you think? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि harsh है? Well, Eliot didn't seem to think so. परंतु Eliot ऐसा नहीं लगता, Eliot didn't seem to think so. ऐसा सोचता हुआ नहीं लगता है। She turns and looks a moment in the glass. वो मुड़ती है, एक पल के लिए शीशे में देखती है। Hardly aware of departed lover. वो अपने विदा हुए प्रेमी के बारे में कुछ नहीं जानती, मतलब उसके बारे में उसको पता ही नहीं है। Her brain allows one half formed thought to pass, और उसका ब्रेन जो है एक आधे अधूरे विचार को पारित होने की अनुमति देता है। Well now that is done, ठीक है अब जो कुछ हो गया सो हो गया। And I am glad it is over, और मुझे खुशी है कि बात खत्म हो गई है, मुझे खुशी है कि काम अब खत्म हो गया है। तो देखिए क्या इस लाइन का मीनिंग क्या है। Oh, did you think Eliot was done? आपने ये सोच लिया होगा कि Eliot ने सब काम कर दिया। No way, he is just getting started. नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है। Now that the pimply dude has left, वो pimply dude जो था, जिसके चेहरे पर पिंपल थी, वो जो छोकरा था वो चला गया। The girl turns and looks a moment. लड़की मुड़ती है, थोड़ी देर देखती है। In her mirror, अपने शीशे में देखती है। Hardly aware of departed lover, उसको पता ही नहीं कि उसका departed lover कहाँ चला गया। Calling the guy a lover, उस गाय को एक lover कहना। In this scene is light way of sarcastically demolishing the idea of modern love. आज के लव के मॉडर्न लव को डेमोलिश करने के बराबर में है, क्योंकि इसको लव कहना वास्तव में ये क्या है, sarcasm है, sarcastic है, satire है, which in his mind is disgusting. और Eliot के दिमाग में ये क्या है, disgusting है। The girl is not all that bright. गर्ल जो है, the girl is not all that bright and her brain only allows one half formed thought to pass. उसके अंदर आधे और अधूरे विचार आते हैं, which is well now that is done and I am glad it is over. वो कहती है ठीक है हो गया, सब काम हो गया और मैं खुश हूँ। जी, how romantic. देखिए कितना रोमांटिक। Eliot is trying to tell us that this girl has no deep thoughts of any kind. इस लड़की के अंदर किसी प्रकार के deep thoughts नहीं है, and she doesn't even have enough intelligence to resist it. इस प्रकार के सेक्स को रेसिस्ट करने में उसके अंदर किसी प्रकार की इंटेलिजेंस भी नहीं है। That she doesn't want, उस सेक्स को जिसे वो चाहती नहीं है उसका वो रेसिस्ट नहीं कर सकती। She is completely passive in everything, हर तरीके से वो पैसिव है। Blowing through life like a shopping bag in the wind, और वो जीवन को ऐसे उड़ा रही है जैसे हवा में शॉपिंग बैग उड़ रहा हो, इस तरीके से वो व्यवहार करती है। When lovely woman stoops to folly and paces about the room again alone, she sometimes her hair with automatic hand and puts a record on the gramophone.
जब प्यारी महिला मूर्खता की ओर झुकती है और पेसेस अबाउट हर रूम अगेन, और फिर अपने रूम में घूमती है और वो अकेली घूमती है। सी समटाइम्स हर हेयर विद ऑटोमेटिक हैंड, और अपने सी स्मूथ हर हेयर, अपने बालों को स्मूथ कर लेती है, बिखरे हुए बाल है उनको संवार लेती है अपने हाथ से, एंड पुट्स ए रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन पर एक रिकॉर्ड डाल देती है। तो यहाँ पर क्या है, इलियट कोट्स ओलिवर गोल्डस्मिथ का नावल है विकार ऑफ वेकफील्ड, यहाँ पर स्टूप्स टू फॉली लिखा है ना। इलियट का नावल है विकार ऑफ वेकफील्ड, सॉरी ओलिवर गोल्डस्मिथ का नावल है विकार ऑफ वेकफील्ड। इसमें से ये कोटेशन लिखे बाय कोटिंग ए सॉन्ग इन व्हिच द मेन कैरेक्टर सिंग्स ऑफ बीइंग सेड्यूस्ड, जहां पर जो उसका मेन कैरेक्टर है उसको धोखा दिया गया, फिर उसको डिच्ड, छोड़ दिया गया, टर्न आउट से ए बिट ऑफ बमर, और ये इस बात का पता चलता है कि एक बिट ऑफ बमर था, हैं, एक थोड़ा सा वो परेशान करने वाला था, एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स प्रीटी वेल टू अवर टाइपिस्ट सिचुएशन, और ये हमारी टाइपिस्ट गर्ल की सिचुएशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है। नाउ दैट शी इज अलोन अगेन, अब अकेली है वो। द वुमन जस्ट सॉर्ट ऑफ वॉक्स अराउंड द रूम विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे अपने कमरे में घूमने लगती है, अपने बालों को अपने हाथों से सवार करती है, और पुट्स ए रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन पर गीत सुनना शुरू कर देती है। ठीक है ना। तो द ग्रामोफोन और रिकॉर्ड प्ले hints at the idea that popular culture is part of what makes the girl life so passive and superficial। आज की जो पॉपुलर कल्चर है वो जीवन को कितना सुपरफिशियल बना दिया है, कितना पैसिव बना दिया है, इसके बारे में वो इंडिकेट करता है। If Eliot wrote this poem today, he would probably have the girl through on an episode of Chopped All Stars। तो वो करता है इसमें। तो इस तरीके से मैं आज की वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। आगे का वीडियो हम देखेंगे आगे के लेसन में कि किस तरीके से इसके अंदर टर्निंग आती है और क्या क्या टेरेसियस देखता है। जैसे हमारे हिंदू मिथोलॉजी के अंदर नारद डिस्क्राइब करता है, वैसे ही इसमें टाइरेसियस जो है वो डिस्क्राइब करता है। थैंक यू सो मच।